हेलो लिटरेचरिस्टिक पीपल, वेलकमिंग यू ऑल टू द चैनल। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे इन्वोकेशन बाय जेम्स मैकॉले, और इनका पूरा नाम है जेम्स फिलिप मैकॉले। और अगर किसी को फिलिप मैकॉले का इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए जल्दी में है तो वो डायरेक्ट स्टैंजा बाय समरी में चला जाए, और जिसको स्टैंजा बाय समरी नहीं चाहिए, जिसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो थोड़ा और स्किप करके आगे चला जाए, और जिसको केवल लिटरेरी डिवाइसेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो थोड़ा और आगे चला जाए। और जिनके पास समय है वो पूरा देखें। तो लेट अस बिगिन विद द जर्नी। पूरा नाम हमारे पोएट का है जेम्स फिलिप मैकॉले। ऑस्ट्रेलियन पोएट और क्रिटिक थे, और इनका जो लाइफ स्पैन है 1970 से 1976 है। और इनका मेजर वर्क है वो क्लासिकल स्टाइल में है। ये जो भी लिखा करते थे क्लासिकल स्टाइल से लिखा करते थे, और इन्होंने मॉडर्निज्म को अपोज किया है। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात, मतलब कि पहले पहले पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, दैट इज कि क्लासिकल स्टाइल को सपोर्ट किया और मॉडर्निज्म को अपोज किया। मॉडर्निज्म का अपोज किया, मॉडर्निज्म को बोला कि ये बेतुका वर्क है। क्लासिसिज्म जो वर्क है, क्लासिसिज्म के जितने भी वर्क्स हैं, दे आर स्टिल फार मोर बेटर देन मॉडर्निज्म। उसके बाद देखा जाए तो आगे की पढ़ाई इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से की, और वर्ल्ड वॉर सेकंड में इन्होंने पार्टिसिपेशन भी दिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड की अगर बात करें तो 1929 से लेकर 1935। उसके बाद इन्होंने लिटरेरी जर्नल क्वाड्रेंट को एडिट भी किया, उसके एडिटर भी रहे, बिकेम अ प्रोफेसर भी बने इंग्लिश के एट यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया। तस्मानिया बेसिकली आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का ही, और आइलैंड है। खैर ऑस्ट्रेलिया भी देखा जाए तो आइलैंड ही है, जो कि 4 अलग अलग ओशियन से घिरा हुआ है। और एक ज्योग्राफी का फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट आइलैंड है। और अगर देखा जाए तो इकलौता सा कॉन्टिनेंट है जिसके नाम पे कंट्री भी है। दैट्स इट, इतना बहुत है। हम ज्योग्राफी पढ़ने तो नहीं बैठे हैं फिलहाल। तो मैकॉले ने एक ग्रुप भी बनाया, को क्रिएटेड अ ग्रुप। इन्होंने एक फेमस ग्रुप बनाया जिसको हम अर्न मैली पोएट्री होक्स भी कहते हैं। ERN अर्न MELLEY मैली पोएट्री होक्स। जेम्स फिलिप मैकॉले का ये ग्रुप है। 1944 यहाँ दिया है, कई बार विकिपीडिया पे 1943 भी दिख जाएगा, गूगल पे भी 1943 दिखेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट साइटेशंस, अलग अलग ईयर लिखते हैं, लेकिन आसपास का तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टू मॉक मॉडर्निस्ट पोएट्री, मतलब एक पूरा ग्रुप ही बना लिया जिसमें ये क्या करेंगे, मॉडर्निस्ट पोएट्री को मॉक करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। क्योंकि यहाँ को क्रिएटेड लिखा, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो ही को क्रिएटेड यानी कि साथ मिल करके बनाया है। तो को क्रिएशन यानी कि इनके साथ कुछ और लोग भी रहे होंगे। खैर एक लोग ही थे, एंड उसका नाम था, बेसिकली उनका नाम था हैरोल्ड स्टीवार्ट। HAROLD, मैं लिख ही देता हूँ, HAROLD स्टीवार्ट, STEWART। तो उस आदमी का नाम था जिनके साथ इन्होंने को क्रिएशन किया था। दैट पर्सन वाज बेसिकली हैरोल्ड स्टीवार्ट। और आगे देखा जाए तो उन्होंने बताया कि आजकल के लोग नॉनसेंस वर्ड्स लिख रहे हैं और उसको पब्लिश करा रहे हैं, और ये कैथोलिसिज्म में आगे चल के कन्वर्ट हो गए। ही वाज अ कन्वर्टेड क्रिश्चियन, कैथोलिक कन्वर्टेड क्रिश्चियन। स्पिरिचुअल थीम्स पे लिखे, और इनके कुछ कलेक्शंस भी हैं, पोएट्री के कलेक्शंस हैं, जैसे कि अंडर एल्डीबैरन 1946, ELDEBARAN, कैप्टन क्यूरस 1964 का वर्क है, और एक कलेक्शन है इनका कलेक्टेड पोम्स का 1936 से 1970 के बीच का। दैट आर बेसिकली वर्क्स जो इंपॉर्टेंट है, और इनका एक प्रोज वर्क है दैट इज इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है अ मैप ऑफ ऑस्ट्रेलियन वर्स 1975। ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई, जो कि होबार्ट एट द एज ऑफ 59। होबार्ट में एट द एज ऑफ 59 ही डाइड। फुल पोम इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब आवाहन करना, बाय जेम्स फिलिप मैकॉले। आवाहन कर रहे हैं, ये किसका आवाहन कर रहे हैं, तो म्यूज का आवाहन कर रहे हैं। म्यूज कौन होता है, तो देखा जाए तो इंस्पिरेशन। अब म्यूज कोई भी हो सकता है। अब जैसे आपकी प्रेमिका, अगर आप लड़के हैं, अगर आप लड़के हैं तो प्रेमी, कोई गॉड, कोई गॉडेस। कई लोग की म्यूज उनकी मदर रहती है, कई लोग के इंस्पिरेशन उनके फादर रहते हैं। तो म्यूज मतलब इंस्पिरेशन। ऐसा कोई जिससे इंस्पिरेशन डिराइव की जाए, ऐसा कोई जिससे अच्छे अच्छे थॉट्स इनगेन किया जाए, तो दैट पर्सन इज म्यूज, उसको हम म्यूज कह सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन मैं पोम आपके लिए रीड कर देता हूँ, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे स्विच करेंगे। तो रेडिएंट म्यूज, माय चाइल्डहुड्स नर्स, हु गेव माय wandering mouth to taste the fragrant honeycomb of words, and later smilingly embraced my boyhood, ripening its crude harsh vigor। अब यहाँ पे VIGOUR लिखा है, इसको वीगा पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ बेसिकली ये होता है। इन योर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब अकेले। कंपोज द मिंगलिंग थॉट्स दैट क्राउड अपॉन मी टू अ lucid line, teach me at last to speak aloud in words that are no longer mine, for at your touch discreet profound 10,000 ears softly resound। I do not now revolt or quarrel with the paths you make me treat, but choose the honeycomb and laurel। laurel basically एक पेड़ है, पेड़ मतलब एक बड़ा पेड़, आप सर्च कर सकते हैं इसका इमेज। and walk with patience towards the dead, expecting where my rest is stayed, a welcome in wildness windless shade। windless shade की बात की है। तो नाउ वी आर हियर, स्टैंजा बाय समरी हम पहले देखेंगे। तो स्टैंजा 1 में बात हो रही है, तो स्टैंजा 1 में मैं एक बार हिंदी में ही सीधी सीधी चीजें बता देता हूँ, वही आपके लिए आसान रहेगी। स्टैंजा 1 में बेसिकली पोएट अपनी म्यूज से बात कर रहे हैं, और वो म्यूज को बोलते हैं कि वही म्यूज उनकी चाइल्डहुड गाइड भी है। क्योंकि देखा जाए तो म्यूज उनकी चाइल्डहुड गाइड है, तो इसका मतलब ये है कि सारी अच्छी शिक्षाएं या फिर पोएट्री की जो इंस्पिरेशन है वो उनको बचपन से ही आ गई थी। और वो जो म्यूज है, जो उनकी इंस्पिरेशन है, वो उनसे ऊपर की चीज है, तभी रिस्पेक्ट दिखाई गई है। तो वो ऐसी थी जिन्होंने बताया कि पोएट्री स्वीट है, पोएट्री का जो टेस्ट है वो स्वीट है, उसको बोलना चाहिए, समझना चाहिए, और इससे क्या होगा कि लाइफ आसान हो जाएगी, कुछ ऐसा।
हेल्प हिम टू ग्रो बाय शेपिंग हिज रफ चाइल्डिश एनर्जी इनटू समथिंग मैच्योर। अब यहाँ पे रफ चाइल्डिश एनर्जी इनटू समथिंग मैच्योर से ऐसा समझ लीजिए कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल के, तो सारे ही छोटे बच्चों को सारे ही पेरेंट्स कोशिश करते हैं एट व्हाट्स लेवल दे आर, वो कोशिश ही करते हैं कि सारी अच्छी चीजें वो जाने, दुनिया भर में जितनी अच्छी चीजें होती हैं वही वो जान पाए। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो म्यूज यानी कि अपनी इंस्पिरेशन या फिर अपनी गाइडेंस से इधर उधर भटकता है और फिर गाली गलौज और दुनिया की जितनी भी भली बुरी चीजें होती हैं वो सारी सीखता है। यानी कि म्यूज का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जब बचपन में जब उसको सिखाई गई तो सारी अच्छी चीजें सिखाई गई। वही है कि जो बचपन में अच्छे थॉट्स हैं उन्हीं को मैच्योर कर दिया जाए, वो अपनी म्यूज से रिक्वेस्ट करते हैं। स्टैंजा 2 में देखा जाए तो इसमें पोएट बोलते हैं कि मेरे जितने भी कंफ्यूजन वाले थॉट्स हैं उनको क्लियर पोएट्री में बदल दी जाए, और मेरी पोएट्री को कुछ इस तरह से बदला जाए कि मैं टाइमलेस वॉइस बन जाऊं और मैं एशियन पोएट्री ट्रेडिशन की बराबरी कर पाऊं। टाइमलेस वॉइस में बहुत लोग आते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात ही करूं, अगर मैं बात ही करने पे आ जाऊं क्लासिकल पोएट्री की, अगर मैं बात ही करने पे आ जाऊं क्लासिकल POETRY क्लासिकल पोएट्री की अगर मैं बात ही करने पे आ जाऊं तो सबसे पहले तो मैं होमर का नाम लूंगा। होमर है, होमर का एक बहुत फेमस वर्क है द इलियड, ILIAD, है ना। 3-4 एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, आपका समय बचाऊंगा मैं। होमर हो गया, फिर वर्जिल आते हैं VIRGIL, वर्जिल का आप जान ही रहे होंगे द एनियड, AENEID, द एनियड। फिर ओविड आते हैं जिनको हम लव पोएट भी कहते हैं, ओविड, OVID। ओविड का जो वर्क है मेटामॉर्फोसिस है, METAMORPHOSES। पार्डन में विद स्पेलिंग अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो, मैं मेमोरी बेस लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद एक इंडियन ले लेते हैं, एक इंडियन ले लेते हैं, तो इंडियन में कालिदास, कालिदास कालिदास का एक वर्क है जिसको हम मेघदत्ता कहते हैं, मेघदत्त वैसे तो कहा जाता है, MEGHADUTA, मेघदूत, है ना। मेघदूत, मेघदत्त अलग अलग नामों से ही जाना जाता है अलग अलग जगहों पे कंट्री के। और बेसिकली अगर इसका ट्रांसलेशन भी आ चुका है, इसको हम द क्लाउड मैसेंजर कहते हैं, मेघदूत, द क्लाउड, MESSENGER, द क्लाउड मैसेंजर। तो ये क्लासिकल पोएट्री के कुछ एग्जांपल हैं, कुछ नमूने हैं। तो वही बात चलेगी कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि क्लासिकल पोएट्री की बराबरी कर लूं मैं। फिर लेटर मूविंग ऑन फर्दर, आगे देखते हैं। ठीक है, आई हैव चोजन द रूलर। द पोएट सेज ही नो लॉन्गर फाइट्स विद द म्यूज, यानी कि मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, आप जो भी इंस्पिरेशन देंगे मैं आपकी गाइडेंस को फुली एक्सेप्ट कर लूंगा और उसी पे आगे बढ़ता जाऊंगा, आपके नक्शे कदम पे आगे चलूंगा। और मैं पोएट्री को अपना रिवॉर्ड मानता हूँ, जो भी मुझे आप सिखाएंगे वही पोएट्री मेरी रिवॉर्ड हो जाएगी। और मैं चुपचाप से आगे अपनी मौत की तरफ, क्योंकि जैसे जैसे मेरी उम्र ढलेगी, मेरी डेथ हो जाएगी, तो मैं चुपचाप से अपनी डेथ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो दीज आर सम वर्क्स क्लासिकल पोएट्री के। होमर का इलियड, होमर का इलियड, उसके बाद वर्जिल का द एनियड, ओविड का मेटामॉर्फोसिस, कालिदास का मेघदूत, जिसको कहीं कहीं मेघदत्त वगैरह भी लिख देते हैं लेकिन वो सही नहीं है, मेघदूत ही सही है, इसका ट्रांसलेशन है द क्लाउड मैसेंजर। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा जाए पोएट्री का, रेडिएंट म्यूज माय चाइल्डहुड नर्स, यानी कि रेडिएंट म्यूज, रेडिएंट चमकती हुई म्यूज, वो चमक रही है, ग्लो कर, क्योंकि भाई डिवाइन एंटिटी है तो शाइन तो करेंगी। माय चाइल्डहुड नर्स, यानी कि आप ही वो थी जिसने मुझे बोलना, हंसना, खेलना, कूदना और मुझे सब कुछ सिखाया। ठीक है, हु गेव माय वंडरिंग माउथ टू टेस्ट द फ्रैग्रेंट हनीकॉम ऑफ वर्स, वर्स मतलब पोएट्री, यानी कि आप ही वो थी जिसने मुझे सिखाया कि पोएट्री कितनी मीठी हो सकती है, पोएट्री कितनी अच्छी हो सकती है, जिसकी वजह से मैं पोएट्री को एंजॉय कर पाऊं। एंड लेटर स्माइलिंग embraced my boyhood ripening its crude harsh vigor into your solitude, मतलब कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे आपने मेरी बॉयहुड की एनर्जी को, जो कि क्रूड थी, कच्ची थी, उसको आपने क्या किया कि हार्श विगर और सॉलिट्यूड में मिलाया, यानी कि बेसिकली यू रिफाइंस दैट एनर्जी। आपने मेरी जो कच्ची एनर्जी थी, क्यूड एनर्जी थी, जो चाइल्डहुड की एनर्जी थी, जो कि इधर उधर व्यर्थ हो जाती, मैं इधर उधर की चीजों में पढ़ के बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता, आपने उस चीज को संभाला और मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस दी। कंपोज द मिंगलिंग थॉट्स दैट क्राउड अपॉन मी टू अ ल्यूसिड लाइन, यानी कि he asked her to arrange his chaotic ideas into clear poetry। अब मेरे जो मिंगलिंग थॉट्स है, मेरे अंदर जो धीरे धीरे से मिंगलिंग थॉट्स आते हैं, मेरे अंदर ये जो भंवर आता रहता है बीच बीच में थॉट्स का, जो क्राउड करता रहता है, और वो जो थॉट्स हैं वो क्लियर नहीं हो, उनकी ल्यूसिड लाइन, ल्यूसिड लाइन मतलब क्लियर मीनिंग नहीं है। अब मेरे अंदर जो इतने सारे थॉट्स आते हैं जिसके अंदर कोई, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, आप उनको एक काम करिए, उनको अरेंज कर दीजिए जिससे मैं एक बेहतरीन पोएट्री बना पाऊँ। तो ये म्यूज है वो अपनी चाह रहे हैं। टीच मी एट लास्ट टू स्पीक अलाउड, मुझे ऐसा बोलना सिखाइए इन वर्ड्स दैट आर नो लॉन्गर माइन, मतलब कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो ह्यूमनली लिखना ही पॉसिबल ना हो, मुझे कुछ ऐसा सिखा दीजिए कि वो ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही ना हो, यानी वो गॉड लेवल का वर्क हो जाए। फॉर एट योर टच डिस्क्रीट प्रोफाउंड 10,000 ईयर्स सॉफ्टली रिजाउंड, यानी कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, मैं कुछ ऐसा लिख जाऊं, मेरे अंदर कोई एक ऐसी इंस्पिरेशन आ जाए कि मेरे वर्क्स को सेंचुरीज तक जाना जाए, जैसे कि पुराने वर्क्स जो पुराना पोएटिक ट्रेडिशन है उस समय पे हुआ करता था। जैसे मैंने आपको अभी कई सारे एग्जांपल भी दिया था, होमर का दिया, वर्जिल का दिया, एनीड का दिया। तो अगर देखा जाए तो इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो होमर होमर बिलोंग टू 8th सेंचुरी BCE, वर्जिल करीब करीब 70 से 19 के बीच में आते थे, ओविड करीब करीब 43 से 17 के बीच में आते थे। ये लोग बहुत पुराने लोग हैं और ये आज भी जाने जा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे यूज्ड टू राइट वेल। तो सेम यहाँ पे वही बात कही जा रही है। आई डू नॉट नाउ रिवोल्ट और क्वेरल विद द पाथ्स यू मेक मी ट्रीड,
यानी कि जो आप बातें कहती हैं, जो भी आप मुझे सिखाना चाहती हैं, मैं उसको सीखता हूँ और मैं उस पे लड़ाई नहीं करता हूँ, मैं उस पे आपसे कोई बहस नहीं करता हूँ। तो अब समय आ गया कि आप मुझे वो सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखा दीजिए जो मेरे लायक हों। बट चूज़ द हनीकॉम्ब एंड लॉरेल एंड वर्क विद पेशेंस टुवर्ड्स द एंड। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, पोएट यानी फिलिप क्या करेंगे, फिलिप मैकॉले क्या करेंगे कि जो भी आप मुझे सिखाएँगी पोएट्री वगैरह, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। पोएट्री की स्वीटनेस, पोएट्री की ऑनर, पोएट्री से जो मुझे इज़्ज़त मिलेगी, पोएट्री से जो मुझे मज़ा आएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और एक दिन मैं धीरे-धीरे पेशेंटली अपनी डेथ की तरफ आगे बढ़ूँगा। यानी कि मेरी लाइफ़ का पर्पज़ यही है कि मैं क्लासिकल पोएट्री लिखूँ और उसी में फना हो जाऊँ, उसी में खत्म हो जाऊँ। ठीक है? वो जो परवाना होता है, वो जो पतंगा होता है बेसिकली, जो एक कीड़ा होता है, उसको पता है कि मैं जब शम्मा की तरफ जाऊँगा, उस आग की तरफ जाऊँगा तो खत्म हो जाऊँगा। तो वैसे ही इन्हें भी पता है कि मैं जिस राह पे चल दिया हूँ, एक दिन मेरी डेथ तो होनी ही है, मुझे नेचुरल डेथ तो मिलेगी, लेकिन उस समय तक मैं अपनी पोएट्री को एन्जॉय करूँगा। एक्सपेक्टिंग वेयर माय रेस्ट इज़ स्टेड, आई विल कम इन दैट वाइडनेस शेड। मतलब कि वो मान के चल रहे हैं, पोएट मान के चल रहे हैं कि अब मैं अपनी म्यूज़ की बात मान रहा हूँ, यानी अपने हायर कॉन्शियसनेस की बात मान रहा हूँ, अपने से हायर चीज़ की बात मान रहा हूँ। तो मेरी जो डेथ होगी वो पीसफुल होगी और मुझे आफ्टर लाइफ में वेलकम किया जाएगा। मुझे आफ्टर लाइफ में बहुत अच्छे से वेलकम किया जाएगा। अपॉस्ट्रोफे है, पोम में अपॉस्ट्रोफे है, क्योंकि ये जो म्यूज़ है वो वहाँ पे अलाइव या प्रेज़ेंट तो है नहीं, तो ऐसी चीज़ को एड्रेस करना जो है नहीं, तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफे यूज़ हुआ। मेटाफर है, हनीकॉम्ब का इस्तेमाल है, लॉरेल बेसिकली वैसे तो पेड़ होता है, लेकिन यहाँ पे पोएटिक अचीवमेंट और ऑनर है। सिंबोलिज्म है, हनीकॉम्ब रिवॉर्ड और जॉय के लिए स्टैंड करता है, लॉरेल सक्सेस के लिए स्टैंड करता है। एक बड़ा पेड़, जैसे कि बचपन में एक पेड़ लगा और बड़ा हो गया तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे मेरा लगाया हुआ पेड़ है। तो वाइल्डनेस शेड रिप्रेजेंट्स पीसफुल डेथ, और क्योंकि वाइल्डनेस शेड, अब कल को जब डेथ हो जाएगी तो वो पीसफुल डेथ होगी। एलिट्रेशन है, जैसे वॉन्डरिंग माउथ हो गया, हार्श फिगर हो गया, लूसिड लाइन हो गया, इन सब में एलिट्रेशन है। पर्सोनिफिकेशन है, म्यूज को पर्सोनिफाई किया गया है, वो स्माइल कर रही है, टच कर रही है, एम्ब्रेस कर रही है और गाइड कर रही है। टॉप एग्जाम क्वेश्चन देखें तो हाउ इन्वोकेशन रिफ्लेक्ट्स मैकॉलेज जर्नी फ्रॉम यूथफुल रिबेलियन टू मैच्योर एक्सेप्टेंस, यही सवाल आ सकता है। दिस वन इज द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आप फर्दर ही अपनी तरफ से भी सारी चीजें जब आप जान जाएंगे तो सवाल कैसा भी है उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको सारी चीजें आती रहेंगी। तो दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, आई हैव कंप्लीटेड दिस पोएट्री। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो 9336903429 पे बता सकता है, या द लेटर वगैरह आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे। थैंक